बेटा क्वेश्चंस ऑन प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहली बात याद कीजिए, हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 2 पढ़े, प्राइमरी पढ़े, सेकेंडरी पढ़े। अगर आप याद करें प्राइमरी रूल हम 6 पढ़ के आए थे, जिसमें से पहला रूल हमने पढ़ा था लिटरल कंस्ट्रक्शन कह लें या आप नाम दे सकते हैं ग्रामेटिकल, जहां हमने कहा था एज सच रिस्ट्रिक्टिंग टू एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन इफ वर्ड्स आर क्लियर, प्लेन, अनएम्बिगुअस, सीपीयू कोड की थी। और जहां हमने एक मैक्सिमम इस्तेमाल किया था एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटो नॉन इंडिकेट, जहां हमने कहा था वन इंटरप्रिटेशन नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। फिर हमने कई बातें और भी करी थी, मैकेनिकल वर्सेस पर्पसिव, पर्पसिव लेके चलिए अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देन हमने कहा था नेचुरल वर्सेस टेक्निकल, तो नेचुरल पॉपुलर सेंस ऑर्डिनरी जो शब्द होते हैं वो इस्तेमाल करें जिसमें लोग कन्वर्सेंट हैं, लेकिन अगर शब्द किसी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड हैं तो आप क्या लेके चलें टेक्निकल। जैसे उदाहरण दिया था अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस केस करवाया था, जहां हमने एक एक्ट का नाम लिया था द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ब्रैकेट में प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1951, जहां हमने कहा था प्रैक्टिस का मतलब आप क्या लेके चलेंगे एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर एंड प्लीडिंग। तीसरा हमने कहा था नैरो वर्सेस वाइडर इंटरप्रिटेशन, आप वाइडर लेके चलिए, जहां हमने चाहे डिलीवरी के मीनिंग की बात करी या नेगोशिएबल एक्ट में हमने कहा था ग्राउंड ऑफ डिसऑनर में जो इनसफिशिएंसी में आप स्टॉप पेमेंट वगैरह लेके चलिए। और बढ़िया एक एग्जाम्पल कोट किया था आपको सेक्शन 102 कंपनीज एक्ट का, कि जब वो स्पेशल बिजनेस करना होता है तो जो कोई कंसर्न या इंटरेस्ट है ऑफिसर या उनके घर वालों का, तो किसी भी तरह का है वो पूरा आप क्या करें, जरूरी नहीं वो मॉनिटरी हो, किसी भी रूप से हो, वो आपको मेंबर्स को बताना होगा, क्योंकि जनरल मीटिंग में उसके ऊपर क्या पास करना है रेजोल्यूशन, तो वो फेवर में वोट करना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए नवंबर 2001 का प्रश्न है, ये क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वाइज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए मैंने एक लाइन और लिखवाई थी कि एक एक्सेप्शन है लिटरल कंस्ट्रक्शन के लिए, वो क्या था, अगर ये इनकम्प्लीट है, इनअफेक्टिव है, इनकंसिस्टेंट है और एम्बिग्विटी है, तो साहब वहां लिटरल को छोड़ दीजिए और किस तरफ मूव करना होगा, हमें लॉजिकल की तरफ मूव करना पड़ेगा। Especially in the context that the duty of the court is to administer the law as it stands and not to find out whether law is just or reasonable। तो स्वाभाविक है, लिटरल में तो क्या है, हमने ये भी पढ़ा था even if words are absurd, जैसे अपील फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अनदर, वैसे हम देखते हैं एब्सर्ड है, गलत है, लेकिन लिटरल में तो वहीं रहिए। तो उसने क्वेश्चन वही बना के दिया, क्या हम लिटरल रहें या क्या हो लॉजिकल, क्योंकि कोर्ट का कहता काम तो यही है कि वो लॉ को एडमिनिस्टर करें जैसे वो लिखा है, ना कि उसका मीनिंग देखें। लेकिन हम क्या कहेंगे, भैया दोनों को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि लिटरल में भी क्या है, इनइफेक्टिव, इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट, एम्बिग्विटी, एंड दैट सिचुएशन हमें लॉजिकल होना पड़ेगा। और याद कीजिएगा पर्पसिव में मैंने एक केस आपको कहा था अरोड़ा वर्सेस व्हाट, स्टेट ऑफ यूपी। तो अगर हम इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको थोड़ी विचलित कर सकती हैं, तो जो मैंने आपको जितना इजी किया है आप उसी को लिख के आइए, बट फिर भी मैं आपके लिए पढ़ के दे रहा हूं। कहते हैं इंटरप्रिटेशन में भी इधर ग्रामेटिकल और लॉजिकल, जिसका मतलब है लिटरल या लॉजिकल। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। तो यही होगा बिल्कुल कि वर्बल का मतलब ही हमने क्या कहा था, लिटरल जो लिखा है बस वहीं तक रखिए, और ऑब्वियसली आप कहां ना जाएं, बियॉन्ड ना जाएं। जबकि लॉजिकल क्या है, ऑन द अदर हैंड मोर सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि यहां आप किस तरह से इंसाफ देना चाहते हैं, जो होना चाहिए, ट्रू इंटेंशन। कहता है इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस, मतलब नॉर्मल केसेस में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म अलाउबल, मतलब ऑर्डिनरी वे में तो लिटरल चलिए आप। द कोर्ट कैन नॉट टेक फ्रॉम और एड टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ द लॉ। कहने का मतलब है कोर्ट अपनी तरफ से कुछ चीजें क्या ना करे, मॉडिफाई ना करे, कर्टेल ना करे, एक्सपैंड ना करे। याद कीजिएगा इस तरह के वर्ड मैंने आपके साथ कहां इस्तेमाल किए थे बच्चों, ये वर्ड मैंने आपको इस्तेमाल किए थे जब हम पढ़ रहे थे इंटरनल एड्स, और उसमें पढ़ा था हमने इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कि इलस्ट्रेशन कैन नॉट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन, यू कैन नॉट, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट और इट कैन नॉट कर्टेल इट। सेम यही कह रहे हैं, आप लिटरल चलिए, कोर्ट कुछ भी क्या नहीं करेगी, एक्सपैंड वगैरह एज सच नहीं करेगी। हाउएवर वेयर द लेटर ऑफ लॉ इज लॉजिकली क्या है, डिफेक्टिव है, लेकिन जहां डिफेक्ट है, ये रीजन दिए थे मैंने, लिटरल ना हो, जब एम्बिग्विटी हो,
आई इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस, या मैंने वर्ड इनइफेक्टिव भी लिखा था, आई से याद रह जाता है। तो यहां पे कोर्ट की क्या बनती है, एक ड्यूटी होती है टू ट्रेवल बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ, ताकि क्या पता चले लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन, राइट। Further, a statute is enforceable at law, however unreasonable it may be. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लॉ बना है वो enforceable होता है, चाहे वो जितना मर्जी क्या हो, unreasonable हो। ये लिटरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। The duty of the court is to administer the law as it stands. यही चीज हमने ऊपर भी पढ़ी। It is not within its jurisdiction to see whether the law is just or reasonable. ये कोर्ट का काम नहीं है कि लॉ सही है या नहीं है, वो काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। तो स्वाभाविक है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लिटरल की बात हो रही है। However, if there are two possible constructions of a clause, one a mere mechanical based on rules of grammar and the other which emerges from the setting in which the clause appears, जिसके लिए मैंने आपको वर्ड बेटा क्या लिखवाए थे, purposive। तो एक कहता है अगर एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन निकल रही है, और मैंने आसान वर्ड क्या लिखवा दिया था, purposive। जैसे जबकि यहां लाइन देखो वो क्या है, एंड द अदर विच emerges from the setting in which the clause appears and the circumstances in which it came to be enacted, also the words used therein, the courts may prefer what, second construction। जो आपके लिए आसान वर्ड मैंने क्या लिखवाया था, purposive। और purposive के साथ बेटा याद कीजिए मैंने ये केस कोट किया था, अरोड़ा वर्सेस वॉट। तो अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को देखिए मैंने कितने आसान वे में लिख के दे दिया था आपको, मैकेनिकल वर्सेस वॉट, purposive। मैं इस तरह की लाइनें अगर लिखवाता, या आज जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया होता, क्या चीजें टिकती लॉन्ग रन में, नहीं। तो चीजें क्या है, जो आपको हैंड रिटन लिखवाया उसको अपना एसेट डेवलप करें, साथ में इसको पढ़ लिया तो आपको पेपर में पता चल जाता अंदाजा कि किस तरह से मैं लाइनों को आगे पीछे ऊपर नीचे या घटा बढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट प्रश्न मैं 2012 में आया हुआ है, स्टडी मैट का भी है, मॉक टेस्ट पेपर का भी है। तो आप देख रहे हैं लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट लॉजिकल। देखिए ये भी इंस्टीट्यूट का आंसर है, राइट। तो थोड़ा सा अंदाज उनका यहाँ पे लिखने का क्या आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। तो सेम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हल्का सा आंसर उन्होंने भी डिफरेंट दे रखा, आप इसे भी पढ़ सकते हैं अपने आप। देन देखिए मैं 2018 में आया था, बताइए ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और इसकी क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, कब ग्रामेटिकल हमें फॉलो नहीं करना है, कब हमें क्या होना है बेटे, लॉजिकल होना है। तो ग्रामेटिकल ये सब कुछ तो मैं बताइए आया, दोबारा पढ़ने की मेरे ख्याल में कोई सेंस नहीं बनती। और एक्सेप्शन में क्या आ गया, जब लॉ लॉजिकली क्या है, डिफेक्टिव, वही कारण आ गए, ठीक है। तब आप उसको उस ढंग से लेके चलिए। अब एक्सेप्शन पूछिए, ये तो आप 3-4 पॉइंट ऐसे बना देंगे जो मैंने लिख के दिए थे। अब इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में एक चीज और लिख दी है सेकंड पॉइंट बना के, इफ द टेक्स्ट लीड्स टू अ रिजल्ट, जो कि क्या है, अनरीजनेबल। अरे भैया अनरीजनेबल है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल की तरफ जा रहे हैं। देन जनवरी 2021 का प्रश्न कहता, सोहेल एक डायरेक्टर हैं कंपनी के, नॉट बीइंग पर्सनली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड, वो कोई कंसर्न या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं ना फाइनेंशियली ना अदरवाइज, इन अ मैटर ऑफ प्रपोज्ड मोशन प्लेस्ड बिफोर व्हाट, बोर्ड मीटिंग। लेकिन उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया अपना क्या, इंटरेस्ट। याद आ गया, यही तो पढ़ाया था सेक्शन नंबर 102 कंपनीज एक्ट का, जहां हमने नैरो वर्सेस क्या पढ़ा था, वाइडर इंटरप्रिटेशन। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा सोचेगा यार ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आया क्या है, यही मैं आपको बता रहा था। इसलिए क्वेश्चन करने क्या है, हर एक्ट का एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल करना इसलिए जरूरी होता है। ऑल्दो ही हैज अ नॉलेज दैट हिज सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल, तो मैंने यही कहा था जरूरी नहीं है पेक्यूनरी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट को वाइडर देखना चाहिए। और क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मान लीजिए किसी कंपनी के साथ और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जहां आपका कोई भी रिलेटिव वहां पे काम कर रहा है, तो चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं भी हो, जैसे यहां आपकी क्या है, सिस्टर इंटरेस्टेड है, तो आपको ये डिस्क्लोजर करना ही चाहिए। He restrains from making any disclosure of interest on the presumption that he is not required by law to disclose any interest, as he is not personally interested or concerned. He made his presumption relying on the rule of what? Literal construction. तो literal में क्या बना बेटा, narrow versus wider। तो यहां क्या होना होगा आपको, वाइडर इंटरप्रिटेशन हमें लेनी पड़ेगी, उसी के ऊपर ये बनता है, इसलिए आंसर लिखवाया था। सो नॉर्मली तो देखिए ये वही आ गया जो लेटिन मैंने आपको मैक्सिमम दिया था बेटे, सब कुछ वही लिख रहा है इंस्टीट्यूट। और देखिए मैंने ये बताया था बेटे, एक नैरोर और एक क्या वाइडर कहें या बोल्डर कहें,
तो हमें क्या अडॉप्ट करना है, द वाइडर वन। तो यही इस सेक्शन आ गया 102 कंपनीज है क्या बेटे, क्लियर है। तो अंत में आंसर यही है कि भाई साहब आपने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिस्टर का है, लेकिन ये चीज सही नहीं है। ही ought टू हैव कंसीडर्ड व्हाट ब्रॉडर मीनिंग, इसलिए उसे अपना इंटरेस्ट क्या करना चाहिए था, डिस्क्लोज। तो देखिए मैंने पहले भी क्लास में कहा था सेक्शन 102 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी आप अपने हैंड रिटन में चेक कीजिएगा, 102 को स्टार जरूर लगाइएगा, लगा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए मॉक टेस्ट पेपर है, सिंपल है। एक्सप्लेन हाउ डज नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जो हमने पढ़ा था नेचुरल वर्सेस व्हाट, टेक्निकल बेटे हम पढ़ के आए थे। तो मैंने यही नेचुरल आपको बताया था, स्टैट्यूट आर फर्स्ट अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी और व्हाट पॉपुलर सेंस, और उसी तरह से उनका मीनिंग निकालना चाहिए। इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, राइट, या कोई एब्सर्डिटी है, जिसका मतलब है कोई डिफेक्ट है, क्लैरिटी नहीं है, या रेपुग्नेंट है, मतलब रेपुग्नेंट मैंने पहले बताया था, इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्रेरी प्रोविजन, तो कहता बस सिंपली आप क्या लेके चलिए, नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में ही आपने मीनिंग को लेके चलना है, जब तक वो किसी टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड ना हो। और ये केस हमने लिखा भी था, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार। देन जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल किस पे दिया है, बिटर लीव्स। तो ये भी हमने अपने हैंड रिटन में बात की थी, केस राम अवतार वर्सेस एसटीयू, सेल टैक्स ऑफिसर। देखिए बिटर लीव्स क्या होते हैं बेटा, पान के पत्तों को कहते हैं। क्या उनके ऊपर सेल टैक्स लगेगा? देखिए सेल टैक्स जिसे आजकल आप क्या कहते हैं, जीएसटी। तो जीएसटी तो लगभग किसके ऊपर लगता है, हर चीज के ऊपर लगता है। कोई भी चीज आप क्या करेंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर लगता है। तो नेचुरल है, अगर आप नेचुरल सेंस में, ऑर्डिनरी सेंस में लेके चलेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल इसका मीनिंग क्या लेना चाहिए, नेचुरल सेंस में कोई भी सेल हुई है भाई उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। इन दिस मैटर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बिटर लीव्स कुड नॉट बी गिवन एनी डिक्शनरी, टेक्निकल और बोटैनिकल। बोटैनिकल मीन्स पौधों से रिलेटेड जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कि कोई भी आप टेक्निकल मीनिंग लेने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। व्हेन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, राइट, जिसका मतलब है जो एवरी डे यूज में लोग पॉपुलर सेंस में उसे क्या करते हैं, कन्वर्सेंट विद होते हैं। देयरफॉर सेल ऑफ बिटर लीव्स इज लायबल टू व्हाट, सेल टैक्स। तो भैया कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, नेचुरल वर्सेस व्हाट, टेक्निकल। द नेक्स्ट प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हम पढ़ते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जहां हम कहते हैं डेराइविंग व्हाट, रीजनेबल का मतलब ही क्या था, जस्ट एंड फेयर मीनिंग, व्हेन द ऑर्डिनरी मीनिंग इज व्हाट, एब्सर्ड। जहां हमने केस पढ़ा था एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिचे वाला, राइट। तो देखिए कई बार ये प्रश्न आया, 2000, 2009, 2018, दिसंबर 2021 स्टडी मैट, ये वो डायरेक्ट प्रश्न है। और अरे भाई ये जो क्वेश्चन है हमारा रीजनेबल पे हमें क्वेश्चन नहीं आया, यहां पे साथ में कह लीजिए थोड़ा हेडिंग में इशू है। याद कीजिएगा हमने पढ़ा था मिस्चीफ रूल एंड हिडन रूल, कुछ याद आ गया? तो मिस्चीफ रूल या हिडन रूल क्या था? सप्रेस द मिस्चीफ, एडवांस द रेमेडी। हमने कहा था 4 फैक्टर्स कंसीडर करने, लॉ पहले क्या था, उसमें क्या डिफेक्ट था, नया लॉ ने क्या रेमेडी दी और उसके क्या रीजंस हैं, राइट। और तो एक तरह से डायरेक्ट यही मिस्चीफ रूल डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं, राइट। तो देखिए यही हमने कहा था कि भाई साहब 4 मैटर्स कंसीडर करने हैं, वही लिखा हुआ है, राइट। सप्रेस करना है मिस्चीफ, एडवांस क्या करना है, रेमेडी। और याद कीजिएगा मैंने एग्जाम्पल में आपको क्या बताया था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, याद कीजिए ROR बताया था, रेजिडेंस ऑफिस रेजिडेंस आपको सुविधा मिली है, इस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा एक आधा केस और भी देखिए देर का, देखिए ऐसा है स्टडी मैट बहुत बार क्या हुए हैं आज तक, चेंज हुए हैं। तो स्टडी मैट में से बहुत सारे केसेस इन्होंने क्या किए हैं, कई हटा दिए हैं, कई नए लगा दिए हैं, लेकिन कुछ आंसर स्वाभाविक आपको क्या दिखेंगे, पुराने दिखेंगे। जैसे मैंने ये केस नहीं भी करवाया तो सर क्या ये हमें करना होगा, कोई जरूरी नहीं है।
So thereafter students, very important rule of harmonious construction. तो हार्मोनियस हमने कहा था when there is a real conflict. तो कॉन्फ्लिक्ट किस में हो सकता है? विद इन अ सेक्शन. जैसे बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन 139, जहां हम ये पढ़ते हैं सब सेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है जीएम में अपॉइंट होता है 139 रेड विद सब सेक्शन 2 जो कि कहता है टेन्योर क्या रहेगा 5 साल. बट मान लीजिए आप 139(6) में क्या अपॉइंट होता है बेटा? फर्स्ट ऑडिटर. तो फर्स्ट ऑडिटर अगर इसी को बना दिया जाए क्या सबसीक्वेंट ऑडिटर, तो सेक्शन लग गया आपका 139(1) लग गया, और 2 के हिसाब से टेन्योर कितना आता है 5 साल. लेकिन आप फर्स्ट ऑडिटर भी थे. फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजेंट. तो टाइम पीरियड तो आपका 5 साल से ऊपर बढ़ जाएगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, बताया नहीं गया था कि फर्स्ट ऑडिटर भी आप बन सकते हैं, साथ में क्या बन सकते हैं? सबसीक्वेंट. तो इंटरप्रिटेशन यहां यही रहती है. ये आ गया कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ व्हाट सेक्शन. तो हम ये लेके चलते हैं फर्स्ट ऑडिटर अलग चीज है, सबसीक्वेंट अलग है. सबसीक्वेंट के 5 साल, फर्स्ट ऑडिटर के जो भी महीने रहे हों इससे कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा हमने कहा था कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन 2 सेक्शंस ऑफ एन एक्ट, जहां मैंने कोट किया था 179 रेड विद 186, जहां 179 में बोर्ड की पावर थी बोरिंग इन्वेस्टमेंट लोन को डेलीगेट करने की, और 186 में था LIG लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, जहां हमने कहा था बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है. तो मैंने कहा था पहले आप क्या करें? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करें, फिर डेलीगेट करें. तीसरा था हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट किसके अंदर हो? 2 एक्ट में हो. जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 में कहता है MS कितना होगा जो प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे, जबकि सेबी रेगुलेशन 90% कहती है. राइट. तो आपसे ये पूछा गया एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ, और ये देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स हमने किए थे, सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग. तो याद कीजिए सब्जेक्ट टू का हमने मतलब क्या लिया था? द प्रोविजन मस्ट यील्ड प्लेस टू अनदर प्रोविजन एज वेल. जैसे देखिए ये लिखा है यील्ड प्लेस टू अनदर प्रोविजन एज वेल. जहां हमने उदाहरण लिया था सेक्शन 13(2) का. 13(2) में क्या था? हम कर रहे थे बेटा नेम क्लॉज की क्या कर रहे थे? ऑल्ट्रेशन. तो हमने क्या कहा था? नेम क्लॉज की ऑल्ट्रेशन करेंगे तो सब्जेक्ट टू कैसे करेंगे? सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 2 एंड 3. 2 में क्या था? नाम रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए. 3 में आपका नाम ऐसा ना हो जो बताता हो आपका पैट्रोनेज है विद गवर्नमेंट या कनेक्शन विद गवर्नमेंट. तो ये इस तरह से. राइट. और देखिए यही एग्जाम्पल 13(2) वाला ही है, और वही सेक्शन 4(2)(3). देन नॉट विद स्टैंडिंग को मैंने आपको कहा था उसको एक नाम और देते हैं, प्लीज ना भूलिएगा, उसे कहते हैं नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज. और सारे आप जानते हैं नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स ओवर राइडिंग इफेक्ट. और याद कीजिएगा ओवर राइडिंग इफेक्ट या नॉट विद स्टैंडिंग को हमने कितने लेवल में पढ़ा था? इट ऑपरेट्स एट 4 लेवल्स. उसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएगा भी जिसके ऊपर हम बात करेंगे. बेस्ट मैंने कई एग्जाम्पल दिए थे. एक तो 29 में ये वर्ड था डीमैट अकाउंट वाला, 132 में नफरा वाला था, और मेनली कंपनीज एक्ट में लेके चलिए तो सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवर आर्टिकल मेमोरेंडम रेजोल्यूशन एग्रीमेंट. राइट. और देखिए ये आगे 4 लेवल, यही हमने बात करी थी. एक था पॉइंट की भैया नॉट विद स्टैंडिंग कैसे ऑपरेट करेगा, कि भाड़ में गया किसी और सेक्शन या सब सेक्शन में क्या लिखा है. जैसे मैंने यहां पे आपको 42 सेक्शन 42(11) किसके ऊपर करवाया था बच्चों? प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर करवाया था. कि और जिसमें ये लिखा है कि देखिए लाइन प्रॉपर देख सकते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 9 एंड 10. 9 एंड 10 में क्या है? अगर आप सेक्शन 42 का डिफॉल्ट करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टीज वगैरह दे रखी है, जिसका मतलब है वो तो लगनी है. दूसरी आगे चीज क्या कहता है? एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ सब सेक्शन कौन सा? 2. सब सेक्शन 2 दरअसल लिमिट इंपोज करता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने लोग हो सकते हैं? 50 और हायर एज में बी प्रिस्क्राइब. तो रूल्स के द्वारा हम लिमिट क्या देखते हैं? 200. तो जैसे आप ये लिमिट क्रॉस कर देंगे तो इसको क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक ऑफर. तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल फिट है क्योंकि एक सब सेक्शन में किससे रिलेटेड बात आ रही है? भाड़ में गया 9 एंड 10 में क्या लिखा? अकेला पेनल्टी से नहीं आप बचेंगे, आपके साथ साथ पेनल्टी के साथ साथ आपके ऊपर धाराएं कौन सी लग जाएंगी? पब्लिक ऑफर की लग जाएंगी. दैट इज द पॉइंट. देन हमने कहा था नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन व्हाट
स्टैच्यूट, जिसका मतलब है भाड़ में गया पूरे लॉ में क्या लिखा है। तो यहां पे आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इंटायर एनैक्टमेंट के ऊपर। यहां किसके ऊपर था? सेक्शन या सबसेक्शन पे। जैसे यहां एग्जांपल लिया था हमने सेक्शन 8 सबसेक्शन 8, जो कि हम एनपीओ कंपनी पे पढ़ते हैं। तो हम सबसेक्शन 8 में क्या पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था अगर सेक्शन 8 कंपनी डिफॉल्ट कर रही है जो लाइसेंस आपको ग्रांट किया था सीजी ने उसकी टर्म्स का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो अमेलगामेट आपको कर सकता है किसके साथ? किसी और सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। और भाड़ में गया पूरे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, तो जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनीज एक्ट में अमेलगामेशन के ऊपर देखिए एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम सेक्शन 230 से 240। तो कहने का मतलब भाड़ में गया उन सेक्शनों में क्या लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे देखिए अमेलगामेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट सीजी बाय ऑर्डर प्रोवाइड अमेलगामेशन। क्लियर कि बाकी पूरे एक्ट में क्या लिखा है। तीसरा देखिए हमने पढ़ा था नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन स्पेसिफिक सेक्शन और सबसेक्शन और ऑल प्रोविजंस किसकी? अनदर स्टैट्यूट। तो यहां पे ऑब्वियसली किसी और लॉ की बात हो रही है तो अगेन आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट हो जाएगा किसी और स्टैट्यूट पे। सेक्शन 183 हम कंपनीज एक्ट का पढ़ के आए थे कि कंपनी डोनेशन दे सकती है। क्या दे सकती है बेटा? डोनेशन दे सकती है। और कहां दे सकती है? एनडीएफ में, नेशनल डिफेंस फंड में दे सकती है। और इसके अंदर क्या लिखा है? 183 के अंदर यही लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। भाड़ में क्या लिखा है? 180 में, 181 में, 182 में, या एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और व्हाट मेमोरेंडम आर्टिकल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। कंपनी चाहे तो जितना मर्जी क्या दे सकती है, कॉन्ट्रीब्यूशन का यहां मतलब है डोनेशन। फोर्थ जो चीज थी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, ये भी देखिए ऊपर वाले में कवर हो जाता है, बट चलिए इंस्टीट्यूट ने 4 लिख के दिए थे, तो जिसका मतलब था द क्लोज विल ओवरराइड ऑल अदर लॉस। जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था 243 में क्या था? देखिए जो एनसीएलटी है वो सेक्शन 242 में क्या कर सकती है? कुछ डायरेक्टर्स को निकाल सकती है। ये निकाल कब सकती है? ये सेक्शन आता है देखिए चैप्टर नंबर 15 है, ये डील करता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंपनी में, मिसमैनेजमेंट आप समझ ही गए हैं। तो ट्राइब्यूनल के पास मेंबर्स अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और 242 में डायरेक्टर्स निकाले जा सकते हैं और एनसीएलटी अपनी तरफ से क्या अपॉइंट करता है? नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन जो डायरेक्टर निकाले गए हैं ये निकाले गए हैं प्री मैच्योर, जिसका मतलब है उनके टर्म से पहले। तो प्रश्न है क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो उसके ऊपर सेक्शन 243(1) ये कहता है जैसे आप निकालते हैं, तो यही वर्ड है देखिए भाड़ में गया, क्या लिखा है? इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, चाहे मेमोरेंडम आर्टिकल, जैसे आप रिमूव करते हैं किसी व्यक्ति को फ्रॉम, चाहे वो ऑफिसर है या डायरेक्टर है, राइट, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछा गया है आपको प्रश्न विदाउट प्रेजुडिस, राइट। तो देखिए विदाउट प्रेजुडिस का मतलब मैंने बताया था विदाउट हार्मिंग, विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर प्रोविजन, मतलब 2 प्रोविजन साथ तो चल रही हैं। तो याद कीजिए मैंने सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ही आपको बताया था, जिसके अंदर था वो पेट्रोनेज वाला पॉइंट। तो उसके अंदर वर्ड क्या थे? विदाउट प्रेजुडिस टू सब सेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच कंटेन्स, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नाम ना लिखें जिससे पता चलता है आपका संबंध सरकार के साथ है। विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग मींस 4(2) में क्या है? रिजेंबलिंग नेम नहीं होना चाहिए, उसका तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ में क्या रखेंगे? सरकार से कोई कनेक्शन ना पता चले, राइट। ये भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज कह लीजिए सब। देयर आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन है 2012 का, सिंपली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में, वही जैसे मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट एक सेक्शन में, 2 सेक्शनों में, 2 अलग अलग एक्ट्स में, राइट। देन याद कीजिए इजुस्डेम जेनरिस के ऊपर प्राइमरी रूल में हमने क्या पढ़ा था? ऑफ सेम कलर काइंड स्पीशी if some specific words are used relating to a particular class and are not fully exhausted followed by general words, the general words to derive color from the specific words। जैसे मैंने उदाहरण दिया था डॉग, कैट, रैट, बफलो, काउ एटसेट्रा। तो अंडरस्टूड है इसमें डोमेस्टिक एनिमल आएंगे, वाइल्ड एनिमल नहीं आएंगे, राइट।
तो आपसे यही पूछा गया है, इजिस्डियम जेनरस डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2005 में भी था, 2009, 2010 जब ये सीए फाइनल में होता था, वही मीनिंग जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, एग्जैक्टली एक एक पॉइंट बस यहां बना के लिख के दे रखा है। देर आफ्टर देखिए मई 2018, ये भी मैंने आपको सेम इस तरह का एग्जांपल करवाया था कि अगर कोई रोक लगा रखी आर्म्स, एम्युनिशन, गन पाउडर और एनी अदर गुड्स, तो अंडरस्टूड है एनी अदर गुड्स का मतलब आप क्या लोगे, वेपन से रिलेटेड लोगे, बॉम्ब, मिसाइल, कुछ भी कह लीजिए। तो ये क्या हो गए एनी अदर गुड्स, यहां पे जनरल वर्ड्स हो गए, राइट। तो दरअसल ये एक केस हुआ था, अगर मैंने क्लास में शायद इस्तेमाल भी किया हो, ये जो फैक्ट्स हैं केस के हैं, यहां पे नाम भी नहीं दे रखा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं भी तो केस का नाम था एजी वर्सेस ब्राउन्स केस, उसके ये फैक्ट्स थे। तो एनी अदर गुड्स का मतलब हम वेपन से रिलेटेड ही लेके चलेंगे। लेकिन आपसे ये भी पूछा गया, बताइए कब ये इजिस्डियम जेनरस वाला रूल नहीं लगेगा। तो याद कीजिएगा क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, कितने पॉइंट, 5 पॉइंट पढ़ाए थे, जिसके ऊपर दरअसल मैंने कोशिश करी थी, मैं एक आधा क्वेश्चन और देख लूं अगर यहां दिख जाए, नहीं है तो मैंने एक आपको 5 पॉइंट पढ़ाए थे, 3 पॉइंट पी से थे, 2 ई से थे, अगर आपको याद हो अपनी कॉपी में जरूर चेक कीजिएगा, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा था। तो पी से मैंने कहा था अगर वो पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड ना हो, देन पी से था पर्टिकुलर क्लास एग्जॉस्ट होगी, देन पी से था प्रीसीडिंग टर्म जनरल है, देन ई से था एसेंशियली ये डाइवर्स इन नेचर है, और देन ई से था कि एक्सप्रेसली लॉ ने कहा है इजिस्डियम जेनरस नहीं लगेगा। और याद कीजिए एग्जाम्पल दिया था सेक्शन 271 में, क्लॉज ए से ई में 5 ग्राउंड है वाइंडिंग अप के, पहले 4 ग्राउंड स्पेसिफिक है एंड 5वां ग्राउंड क्या है, जस्ट एंड इक्विटेबल, क्योंकि पहले 4 ग्राउंड अलग अलग हैं, तो 5वां ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल अपना कलर डेराइव पहली 4 प्रोविजन से नहीं करेगा, इसलिए इजिस्डियम जेनरस नहीं लगेगा, राइट। देखिएगा एग्जाम्पल में भी यहां वही कोटेड है, लेकिन ये 5 पॉइंट जैसे हैंड रिटन करवाए थे वैसे पेपर के लिए अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ए वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजिस्डियम, ऑब्वियसली ऑफ सेम काइंड, कलर, स्पीशीज, क्लियर। प्राइमरी रूल में एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेप्शनल याद कीजिएगा, हमने कहा था जब कोई सेंसिबल मीनिंग निकल ही नहीं रहा है, तो कॉमन सेंस रूल ये कहता है उस वर्ड, उस फ्रेज को इग्नोर कर दें। लेकिन हमने कहा था किसी चीज को डेड लेटर ना बनाइए, इट्स बेटर टू असाइन सम मीनिंग टू इट। हमने कहा था ये 4 सिचुएशन हो सकती है, एक पंक्चुएशन गलत हो सकता है, कंजंक्शन एंड जिसे कहते हैं जोड़ के पढ़ो, आपने और लिख दिया हो, या डिसजंक्शन और लिखना था, क्या लिख दिया हो, एंड। और चौथा था मे, मस्ट, शेल। कई बार मे को हमें शेल पढ़ना पड़ता है और कई बार शेल को मे पढ़ना जरूरी है। तो और देखिए उसी के ऊपर हमने कहा था मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजन, जहां मैंने कहा था मैंडेटरी कब होगी, अगर स्ट्रिक्ट हो, पनिशमेंट है, इफेक्ट नल और वाइड है, एंड चौथा पावर विद ड्यूटी है, पुलिस का एग्जाम्पल दिया था। 5वां ऑब्लिगेशन प्लस डिस्क्रिशन है, जहां मैंने डॉक्टर साहब की बात की थी। और मैंने ये भी कहा था हमेशा क्या करें आप, यू हैव टू लुक एट द सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, द सब्सटेंस मस्ट टेक प्रेसिडेंट। और मैंने कहा था उसके अंदर आप क्या करें, कुछ फैक्टर्स कंसीडर करें, जहां मैंने कोड की दी थी एनओपी, नो, नेचर ऑफ थिंग empowered टू बी डन, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज टू बी डन, पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज टू बी डन। तो आप देखिए प्रश्न बार बार आया है, मे डज नॉट मीन शेल, कहता बताइए कब मे को शेल मान लेंगे, तो एक ही बात है। फिर से देखिए ये प्रश्न है, फिर से देखिए ये प्रश्न है, राइट। और देखिए यही मैंने फैक्टर्स आपसे बात की थी, एनओपी कोड की आप देख रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए क्या है बच्चों महत्वपूर्ण, ये 3 पॉइंट। और यही कहा था मैंने, लुक एट द सब्सटेंस एंड नॉट मेनली द फॉर्म, क्योंकि enactment in mandatory form might substantially be what directory and conversely, उल्टा हो सकता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट हमेशा किसका लेके चलें, सब्सटेंस का। देन देखिए कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव के ऊपर ये प्रश्न एक दे रखा है, तो देखिए मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको कंजंक्टिव का क्या दिया था, एंड जो लेना है, और
डिसजंक्टिव वाला अगर आप याद कीजिएगा, मैंने आपको कहा था सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट में हम बोर्ड रिपोर्ट की साइन पढ़ के आते हैं, राइट। और वहां लिखा था कि बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करेगा, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, एंड अगर इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन 2 डायरेक्टर्स वन ऑफ whom shall be MD if there is one। तो वहां एंड वर्ड को हमें क्या पढ़ना था मेरे बच्चों, और पढ़ना था। क्लियर है? तो इसलिए उन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भैया इस तरह से ये चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इसलिए हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, एक्सेप्शनल। तो पेपर में आप एग्जाम्पल लिख सकें, ये मैंने लिखवाया भी था, तो ध्यान रखिएगा। बेटा क्वेश्चंस ऑन सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां याद कीजिए हमने 2 पढ़े थे, यूसेज एंड एसोसिएटेड वर्ड्स। यूसेज जिसको हम साथ में पढ़ के आते हैं एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में, जहां हमने कहा था एक प्रैक्टिस है जो आप एक लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रैक्टिस इवन नोटोरियस भी हो, लेकिन अगर लेजिस्लेचर उसे अमेंड नहीं करता है तो हम मान के चलते हैं इट इज रिकॉग्नाइज्ड, और अगर कोर्ट्स भी मानती हैं तो इट गेन्स एडिशनल वेट, राइट। दूसरा हमने एसोसिएटेड वर्ड पढ़ा था। दूसरी बात याद कीजिएगा, हमने इसके अंदर लैटिन मैक्सिम पढ़े थे। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेश क्वेश्चन तो कुछ साल पहले कहें तो नवंबर 2020 का, किसके ऊपर है, एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर। तो एसोसिएटेड वर्ड्स हमने कहा था रिलेटेड वर्ड्स। तो जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं तो हमने कहा था कि भाई साहब ये तो वही जस्ट एंड जनरस वाली बात होगी, और इसका लैटिन मैक्सिम था नोसिटोर असोसिस। तो मैंने कहा था ये थोड़ा जस्ट एंड जनरस से वाइडर लेवल पे जाता है। सो व्हेन देयर आर 2 or more words having similar or parallel meaning, they should be read in cognate sense, जिसका मतलब था अकिन, एक ही तरह से आप उसको लेके चलिए। जहां हमने उदाहरण की बात की थी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जहां बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन हो रहा है, तो हमने कहा था कॉमन थ्रेड प्रॉफिट है। तो एक प्राइवेट चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन कर रहे हैं तो ये एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हेल्ड इन द केस ऑफ डॉक्टर DM सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और एक केस और याद कीजिएगा, कमिश्नर्स वर्सेस सवॉय होटल का हमने किया था, जहां पे बीवरेजेस कह लीजिए और फ्रूट जूस कह लीजिए, बोटल्ड वाटर कह लीजिए, साथ में वर्ड था फ्रेश जूस। तो हमने कहा था जो फ्रेश जूस है उसके ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेश जूस अलग चीज है, फ्रूट जूस अलग चीज है। क्योंकि फ्रेश जूस अनस्वीटेंड होता है, अनपैक्ड होता है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज जस्ट बाय द कंपनी इट कीप्स। तो एसोसिएटेड वर्ड की यहां पे बात हो रही है। यही मैंने कहा था मैक्सिमम आपको नोसिटोर और सॉसेस। और मैंने ये कहा था देखिए थोड़ा सा आपको जरूर याद हो, चाहे सॉस नाम से याद कर लीजिए। जैसे ये वर्ड आ गया तो आपको पता तो होगा ना क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, एसोसिएटेड वर्ड पे, वरना वहां पे आपकी सॉस खराब हो जाएगी, राइट। तो बेटा जो कुछ मैंने बताया देखिए वही केस आ गया, DM सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। तो यही हमने कहा था जब आप 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स आर कपल्ड टुगेदर, राइट, तो आप उसका मीनिंग किस तरह से लेके चलेंगे। यही सिमिलर, पैरेलल मीनिंग, अकेन इन नेचर, ये सारी बातें मैंने आपसे कर दी हैं।